अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। दिन है जनाब मंगल का और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आमना खटाना और मैं हूँ आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है कि इस हफ्ते का दूसरा दिन आपके लिए उसका आगाज़ बहुत अच्छा साबित हुआ होगा, लेकिन भाई एहतियात करें। और जाहिर है कि जब आप सुबह सुबह तैयार होते हैं, सफ़र के लिए निकलते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली हमारे वो जो दोस्त हैं जो कि बाइक चलाते हैं, भैया हेलमेट एक छोटी सी चीज़ है जो कि आपके सर के ऊपर पहनी जाती है। आपको उससे बहुत सी शिकायत होती हैं कि उससे आपका विज़न जो है वो ख़राब होता है, आप पीछे देखने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन बाइक के शीशे लगा के रखें, अपना हेलमेट अच्छी क्वालिटी का लें ताकि आपकी ज़िंदगी बच सके। ज़रा सा हादसा होता है तो इसमें फ़ौरन सर की चोट लगती है, और अगर नाकिस हेलमेट भी हो तो आपकी जान जा सकती है। आज भी एक एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पर बलोच कॉलोनी पुल की साइड पे, उसकी वजह से ट्रैफिक जैम भी रहा और उसके अंदर एक ट्रक ड्राइवर की जानिब से ट्रक वाले ने ट्रक चढ़ा दिया। मासूम बच्चियां भी अपनी जान से गई हैं इत्तलात के मुताबिक। लेकिन एक तो ये जो बगैर लाइसेंस के लोग ट्रक चलाते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, नॉर्मल ड्राइवर्स होते हैं, ओवरऑल देखा जाए तो पूरा सिचुएशन ही और सिस्टम ही बिगड़ा हुआ दिखाई देता है। बिल्कुल ऐसे ही। और वो बात आ जाती है, अगर आपके पास हेलमेट है भी और लेकिन कोशिश ये करें अच्छी क्वालिटी का ले, उसको उसकी मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी होती है, उसको साफ़ सुथरा रखना वो आपको ज़रूरी होता है। अच्छा जनाब, बहुत सारे मामला हैं जिन पे हम बात करेंगे क्योंकि बड़ा इवेंटफुल डे होने जा रहा है। आज OIC का इजलास शुरू हो जाएगा। कल और आज का दिन जो है वो काफ़ी बिजी रहेगा। इसके अलावा टेस्ट मैच पे भी बात करेंगे, लेकिन अभी टॉप स्टोरीज। मुनहरिफ अराकीन का क्या होगा? आर्टिकल 63A की तशरीह का मामला, सुप्रीम कोर्ट का सदारती रेफरेंस पर लार्जर बेंच तश्कील देने का फैसला, सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिए गए, समाअत 24 मार्च को होगी। इस्लामिक ताउन तंजीम के वज़राए खारिजा का 48वां इजलास आज और कल जारी रहेगा। इस्लामाबाद में तैयारी मुकम्मल, मेहमानों के लिए रेड कारपेट बिछा दिया गया। वज़ीर आज़म इफ्तिताही सेशन से खिताब करेंगे। तालीम हासिल की, लंदन से वकालत की, लेकिन बन गई बॉक्सर। पाकिस्तान की पहली कौमी चैंपियन होने का एजाज भी अपने नाम कर लिया। नदा ज़रीन आज बन रही हैं बाखबर सवेरा की मेहमान। और सर्दियों के जाते ही बहार के मौसम की दस्तक, घरों को फूलों से सजाने की तैयारियां मुकम्मल। हैदराबाद में रंग बरंगे फूलों की बहार। अच्छा जी, तो आज जो है वो बड़ा सिंबॉलिकली इम्पॉर्टेंट दिन है, इसलिए कि अच्छा ये वैसे पूरे अगर देखा जाए तो मार्च का जो आखिरी हफ्ता है, बल्कि आखिरी 10 दिन है, अशरा है, ये बड़ा एक अगर देखा जाए तो उसके अंदर मुख्तलिफ रंग हैं। उसके अंदर एहतजाज का रंग भी है, उसके अंदर अदम एतमाद का रंग भी है, और उसके अंदर ये इस्लामी ममालिक की जो तंजीम है, जो कि आप देखिए कि अक़वाम मुत्तहिदा के बाद सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है और मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा तंजीम है। किरदार इसका जो भी रहा हो आज तक, वो एक अपनी जगह डिबेटेबल चीज़ है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसका 15 साल बाद पाकिस्तान इसकी मेज़बानी करने जा रहा है, तो पाकिस्तान के लिए बड़ी बड़ी एजाज़ की बात है। 48वां इजलास जनाब आज से इस्लामाबाद में शुरू हो रहा है और इसके लिए तैयारियां पार्लियामेंट हाउस में मुकम्मल कर ली गई हैं। वज़राए ख़ारजा इजलास में मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की आमद का सिलसिला भी जारी है। हमने देखा कि कल भी मिस्री वज़ीर ख़ारजा भी पहुंचे थे, उनकी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई थी। तो मेहमान अब आ रहे हैं। इस्तकबाल के लिए राहदारी में रेड कारपेट बिछा दिए गए हैं। सेक्रेटरी जनरल इस्लामी ताउन तंजीम हुसैन इब्राहिम ताहा और सदर इस्लामी बैंक भी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। 2 रोज़ा ये इजलास है जो आज और कल जारी रहेगा, और वज़ीर आज़म इमरान खान इसके इफ्तिताही सेशन से खिताब करेंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि गुज़श्ता रोज़ चीनी वज़ीर ख़ारजा भी यहाँ पर पहुंचे थे। वांग जी भी 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की साथ उनकी मुलाकात हुई, और ये कहा जा रहा है कि ऑब्जर्वर वहाँ पर होंगे। जाहिर है कि जो इस्लामी ममालिक तंजीम है उसमें चीन वैसे तो शामिल नहीं हो सकता, लेकिन ऐसे जो दोस्त ममालिक हैं उनको एट टाइम्स ये होता है कि ऑब्जर्वर का स्टेटस दे दिया जाता है ताकि वो प्रोसीडिंग्स देखें कि किस तरह से ये मामला चल रहे हैं। तो और इसके साथ साथ जनाब बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं बड़ा सिंबॉलिकली और वैसे देखा जाए तो बड़ा अहम आज का दिन है, शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर ख़ारजा। बहुत शुक्रिया जी शाह साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आप भी खासा मसरूफ़ रहे होंगे इसकी तैयारियों के हवाले से, तो ये बड़े एजाज़ की बात है। आमना ने जिस तरह तस्करा किया कि तकरीबन 15 साल बाद पाकिस्तान मेज़बानी कर रहा है, तो किस तरह से आप देख रहे हैं सारे इवेंट को? देखिए, इस 48वें इजलास की अहमियत को तो जितना आप बयान करें कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे नाजुक वक्त में हो रही है कि
کہ فلسطین کا مسئلہ سلجھ رہا ہے، مقبوضہ کشمیر کی حالت تشویشناک ہے، یوکرین کی لڑائی جاری ہے، اور دنیا ابھی کووڈ کی وبا سے باہر پوری طرح نہیں آئی۔ ان حالات میں یہ اجلاس ہونا معنی خیز ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع فراہم کرے گا مسلم امہ کو مختلف ایشوز پر تبادلہ خیال کرنے کا ایک سنہری موقع ہے۔ آج مجھے بہت سے وزرائے خارجہ سے تبادلہ خیال کا موقع ملا، سیکرٹری جنرل سے ملاقات ہوئی، ٹونیشیا کے وزیر خارجہ سے، تاجکستان کے وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی، تبادلہ خیال ہوا، اور آج میری دو بہت اہم نشستیں ہوئیں۔ ایک ہیڈ آف دی یو ایس ڈیلیگیشن سے میری ملاقات ہوئی اور تفصیل سے پاکستان امریکہ تعلقات، افغانستان اور دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال ہوا، اور اس کے بعد میری چین کے وزیر خارجہ کے ساتھ ایک لمبی گفتگو ہوئی، بائیلیٹرل میٹنگ ہوئی، اور اس میں ہم نے پورا جائزہ لیا نہ صرف دو طرفہ تعلقات کا، علاقائی صورتحال کا، بلکہ یوکرین کی جو اس وقت جو کرائسس چل رہا ہے اس پر بھی ہمارا تبادلہ خیال ہوا۔ مجھے یہ بھی بتاتے ہوئے مسرت ہو رہی ہے کہ یہ او آئی سی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ چین کو موقع دستیاب آیا ہے کہ وہ او آئی سی کے فورن منسٹرز کے اجلاس سے چین کے وزیر خارجہ نہ صرف اس پہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں بلکہ مخاطب بھی ہوں گے۔ اس سے دو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، ایک پاکستان اور چین کے تعلقات کی گہرائی، اور دوسرا چین کی خواہش کہ وہ مسلم امہ سے اپنے تعلقات کو وسعت دے۔ اچھا شاہ صاحب، بڑا اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے، 48 ممالک کے مندوبین یہاں پر ہوں گے، یہ کہے گا کتنی ریزولوشنز ہیں جن کے پاس کیے جانے کا امکان ہے اور کس سلسلے میں ہوں گی؟ اس کانفرنس کی اہمیت اس لیے بھی میری نظر میں زیادہ ہے کہ یہ پاکستان کے 75ویں آزادی کے سال پہ منعقد ہو رہی ہے، اور جتنے وزرائے خارجہ تشریف لا رہے ہیں انہیں یہ اعزاز دیا جا رہا ہے کہ وہ مہمان خصوصی ہوں گے ہماری نیشنل ڈے پریڈ میں۔ بہت سے ایشوز زیر بحث آئیں گے، اور تقریباً 100 سے زیادہ ریزولوشنز جو ہیں وہ زیر بحث ہیں۔ مجھے تعجب ہوا یہ سن کر جب کچھ نادان لوگوں نے اس کانفرنس میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ ہندوستان خاص طور پر اس کانفرنس کو انڈرمائن کرنے کے لیے دن رات شب و روز کوشش کر رہا ہے، کیونکہ انہیں خدشہ ہے کہ پاکستان اس کانفرنس میں مسئلہ کشمیر کو اٹھائے گا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو دسمبر میں ہمارا اجلاس تھا اس میں ہم نے افغانستان کے ہیومینیٹیرین کرائسس کو فوقیت دی، اور اس اجلاس میں ہم نے جو مقبوضہ کشمیر کے انسانی حقوق کی صورتحال ہے اس پر امہ کی توجہ مبذول کرانی ہے۔ اچھا، جو بڑا اہم ایک چیز تھی وہ یہ تھی کہ اسلامو فوبیا کے حوالے سے او آئی سی نے جو اپنا کردار ادا کیا، پھر اقوام متحدہ میں اس چیز کو رجسٹر کرایا اور قرارداد منظور کروا لی، اس حوالے سے بھی کانفرنس میں یہ جو اسلامی ممالک کی تنظیم کی وزرائے خارجہ کی، اس میں بھی ڈسکشن بھی ہوگی، لائحہ عمل پر بھی، اس حوالے سے کچھ بتائیے ہمیں۔ اسلامو فوبیا پر جو پاکستان کا انیشیٹو تھا، اس سے پہلے تو نیامے میں او آئی سی کے وزرائے خارجہ کی تائید حاصل ہوئی، اور پھر الحمدللہ جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ریزولوشن پاس کیا ہے، اب اسلامو فوبیا پر ایک اتفاق ہو گیا ہے کہ ہر سال 15 مارچ کو ایک دن منایا جائے گا ٹو کمبیٹ اسلامو فوبیا۔ یہ اتنی بڑی کامیابی ہے، اور پاکستان کو الحمدللہ اتنا بڑا اعزاز ملا ہے کہ یہ جو ہیٹ سپیچ تھی، یہ جو مسلمانوں کی آئے روز دل آزاری ہوتی تھی،
नामूस रसालत और गुस्ताखाना खाके और इस किस्म की जो बातें होती थी वो इंशाअल्लाह उनका अब तदारुक हो सकेगा और हम दुनिया को आगाही भी देंगे और उम्मा को इस सोच के खिलाफ यकजा भी करेंगे। ठीक है जी, वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। OIC का जो 48वां इजलास होने जा रहा है उसमें मुस्लिम ममालिक को किन चैलेंजेस का सामना, इसी पर बात कर रहे थे और क्या इस मकसद होगा इस कॉन्फ्रेंस का, इस पर उन्होंने तफसीलन बात की। इसी पर अब बात कर रहे थे साबिक सफ़ीर और तजियाकार डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये कहिएगा ये जो आज इजलास शुरू होने जा रहा है ये इंतहाई अहम है। पाकिस्तान को मसला कश्मीर और फ़लस्तीन के अलावा अफ़गानिस्तान के लिए भी इस प्लेटफॉर्म को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, आप क्या समझते हैं? का तो उसमें दिया हुआ है चार्टर में, उसके आर्टिकल 1 का सब सेक्शन 8 है, उसमें बड़े नुमाया तरीके से दिया हुआ है कि कश्मीर के मसले को और फिर बाकी तमाम मसाइल, पैलेस्टीन का मसला हो गया, ये जहाँ जहाँ कॉन्फ्लिक्ट है उस तमाम के मामले में ये तमाम उसका जिक्र है और उस चार्टर के मुताबिक यकीनन ये रेजोल्यूशन मैं समझता हूँ कि पेश होगा और ये रेजोल्यूशन पास भी होगा। जैसे एक बड़ा अहम मसला है कि भारत में हम जिस तरह से देख रहे हैं कि मुसलमानों के साथ जो रवैया अपनाया जा रहा है, कर्नाटका में हमने देखा कि पहले हुकूमत की जानिब से वहाँ की मुतालिका जो स्टेट मशीनरी है वो यूज़ हुई और तालिबात पर हिजाब की पाबंदी लगाई गई, फिर अदालत भी उनकी हमनवा बन गई। तो ये जो मामला है आपको लगता है कि इस पर बात करनी चाहिए? पाकिस्तान की हम आवाज़ देखें, एक बड़ी अच्छी बात हुई है पिछले हफ्ते जिसमें कि इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ एक करारदाद पास हुई है और अक़वाम मुत्तहिदा ने 15 मार्च को ये दिन मनाना शुरू कर दिया है कि इस्लामोफोबिया के सिलसिले में। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये स्पॉन्सर पाकिस्तान ने किया था रेजोल्यूशन को अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में, जिसमें कि 55 इस्लामिक ममालिक ने इसका साथ दिया। तो इस वक्त यकीनन जो इंडिया में हिजाब पर पाबंदी लगाई जा रही है ये इस्लामोफोबिया से कम नहीं वहाँ, और इसको काउंटर करने के लिए, इससे लड़ने के लिए, इसकी मुखालफत करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के उस आर्टिकल के बाद एक बहुत तक़वियत मिलती है OIC ममालिक को और इस पर रेजोल्यूशन पास किया जाना चाहिए। किस अंदाज में होता है वो दूसरी बात है, लेकिन रेजोल्यूशन में ये बात आनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ है, भारत को कोई भी ऐसा इवेंट हो बड़ी तकलीफ होती है अगर पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल हुआ है, तो ऐसे इस सिलसिले में भारत ने क्या किया जी, हुर्रियत रहनुमाओं को इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनने से रोक दिया। इस पर पाकिस्तान का क्या लाहे अमल होना चाहिए? पाकिस्तान को एहतजाज करना चाहिए या नहीं, आप क्या समझते हैं? OIC वो प्लेटफॉर्म है जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो मेन चार्टर है उसकी स्ट्रेंथ यानी उसके चैप्टर 8 के तहत बनता है और उसको वही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ अक़वाम मुत्तहिदा की हासिल है। लिहाजा हुर्रियत रहनुमाओं को अगर नहीं आने दिया गया है इसका मतलब कश्मीरियों की आवाज़ नहीं सुनी जा सकेगी OIC में, और OIC का मकसद दुनिया के जिस हिस्से में मुसलमानों के साथ जुल्म, बर्बरियत और ज़्यादती हो रही है उस पर आवाज़ उठाए, चाहे वो रोहिंगा हो, कश्मीरी हो, फ़लस्तीनी हो, अफ़गानी हो, इराकी हो, कोई भी हो। तो लिहाजा यकीनन इस पर एहतजाज पाकिस्तान के अलावा OIC के प्लेटफॉर्म पे ये बात आनी चाहिए। शायद एहतियात वो इस पर एहतजाज न करें, लेकिन OIC के प्लेटफॉर्म पे इसका तज़किरा होना चाहिए। चलिए जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील, आपने अपना नुक्ता नज़र दिया। OIC का किरदार क्या होना चाहिए? क्या सिर्फ बैठने की हद तक, गुफ्तगू करने की हद तक और उसके बाद बयानात देने की हद तक होना चाहिए, या वाक़तन मुसलमानों की हालत जार, भले वो अफ़गानिस्तान से रिलेटेड जो सिचुएशन थी इससे पहले जिसका सामना रहा, भले वो चचनिया में मुसलमानों की जो हालत जार रही, फ़लस्तीन में रही और कई ममालिक हैं, रोहिंग्या मुसलमानों की जो हालत जार रही, ओवरऑल सब पे आवाज़ उठानी चाहिए। कश्मीरी मुसलमान तो वैसे ही देख देख के उनकी आंखें जो हैं वो थक चुकी हैं, तो बड़ा एक फ़ाल किरदार अदा कर सकती है तंजीम अगर देखा जाए तो। बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कल अब जिस तरह से मेहमानों का आना यहाँ पे शुरू हो चुका था, वज़ीर आज़म इमरान खान की भी मुलाकात हुई, जिस तरह से आगाज़ में मैंने बात की कि आर्मी चीफ से मुलाकात हुई, मिस्री जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उसके अलावा आज़रबाईजान के वज़ीर दिफ़ा से मुलाकात, बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकातें हो रही हैं इस वक्त और इसके जो नताइज हैं वो भी यकीनन अच्छे ही हमें मौसूल होंगे। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, लेकिन एक ऐसे हालात में होने जा रहा है जब हम देख रहे हैं कि सियासी हालात काफ़ी कशीदा हैं। इस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। ओके जी, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है आफ्टर अ थोड़ा सा शॉर्ट से लंबी ब्रेक।
اور اس وقت اگر ہم اسلام آباد کی بات کریں تو وہاں پر جی بھرپور ماحول بنا ہوا ہے, تیاریاں جاری ہیں اور تیاریاں ہو بھی چکی ہیں خاصی حد تک, لیکن لاسٹ منٹ بھی تھوڑی سی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو IC کا اجلاس ہو رہا ہے وزرائے خارجہ کا, اور اس حوالے سے اوور آل ماحول کیسا ہے, کیا مناظر دیکھے جا رہے ہیں, تو یہ ہمیں بتائیں گے کون؟ ذوالقرنین حیدر. جی اس وقت میں پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود ہوں جہاں پر OIC کا 48واں اجلاس ہے وہ ہونا ہے. اس سے پہلے 47 اجلاس جو ہیں وہ ہو چکے ہیں اور یہ وزیر خارجہ کا اجلاس ہے. اور یہ بتا چلوں کہ اس سے پہلے بھی 4 اجلاس کی جو میزبانی ہے وہ پاکستان کر چکا ہے. اس جو اجلاس ہے اس میں جو مین ایجنڈا ہے وہ کشمیر اور فلسطین کے حوالے سے ہے, مگر خاص طور پہ مسلم خواتین کے ساتھ جو دنیا بھر میں ظلم و ستم ہو رہا ہے, خاص طور پہ اگر میں بات کروں بھارت کی, تو اس حوالے سے بھی یہ ایشو جو ہے وہ اٹھایا جائے گا. اور جو مبصر ممالک میں سے میں اگر خاص طور پہ بات کروں تو چین کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ بھی آ چکے ہیں اور امریکہ کا وفد بھی یہاں پر آیا ہے. اور آج اس اجلاس کی یہ بھی خوبصورتی ہے کہ اس سے چینی وزیر خارجہ جو ہیں وہ بھی خطاب کریں گے. اس کے بعد باقی جتنے بھی سیشن ہیں وہ کلوز سیشن کے طور پر ہوں گے جو کہ رات گئے تک یہ چلے گا. اور پھر اگلے روز تمام جو وزراء خارجہ ہیں وہ جو پریڈ ہونی ہے اس میں شرکت کریں گے. پریڈ کے بعد پھر دوبارہ یہاں پر اجلاس ہوگا. اور اس اجلاس کی میں یہ بھی آپ کو بتا چلوں کہ کشمیر کے حوالے سے بھی کوئی بڑی خبر جو ہے وہ اس اجلاس سے نکل سکتی ہے. ذرا یہ بتاتے ہیں کہ اہم جو فیصلہ ہے وہ کشمیر کے حوالے سے بھی سامنے آئے گا, خاص طور پہ مقبوضہ جموں کشمیر کی میں بات کر رہا ہوں, ان کے حوالے سے بھی ایک بڑی خبر آ سکتی ہے. جی چلیں جی, اب ہم بات کرتے ہیں جناب, کل 2 معاملات سپریم کورٹ میں لے کر گئے اور ان معاملات میں ایک معاملہ تو یہ تھا کہ جی جلسے جلوس جو ہو رہے ہیں ان کو روکا جائے, اسے تصادم کا خدشہ ہے, اور یہ سپریم کورٹ بار کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی, اس پر بھی سماعت ہوئی. لیکن اس سے پہلے صدارتی ریفرنس جو دائر کیا گیا تھا حکومت کی جانب سے ہارس ٹریڈنگ کو روکنے کے لیے, اور دوسرا یہ تھا کہ جناب 63A آرٹیکل جو ہے آئین کا, اس کی تشریح کی جائے کہ اس کے مطابق منحرف اراکین تاحیات نااہل ہوں گے یا دوبارہ الیکشن لڑ سکیں گے. تو ان 2 معاملات پہ کل بڑی اہم سماعت ہوئی. بالکل جی, اور سماعت ہوئی, اور ظاہر ہے کہ یہ معاملہ ابھی بھی زیر سماعت ہی ہے, تو عدالت اس سے متعلق جو ہے وہ کیا ڈیسیجن لیتی ہے. 24 مارچ کی غالباً ڈیٹ دی گئی ہے جب سے مسلسل اس معاملے کو سنا جائے گا, لارجر بینچ سنے گا. بہرحال بابر اعوان صاحب اس سے متعلق کیا کہتے ہیں, کیا نقطہ نظر ہے, ذرا آپ کو سنواتے ہیں. اسپیکر صاحب نے اجلاس طلب کیا ہے 25 تاریخ کا, اس پہ اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ آئین کی گویا خلاف ورزی ہے. اسپیکر صاحب نے آئین کے عین مطابق اپنا ڈیٹ طے کی ہے 25 تاریخ کی. 25 تاریخ کو جو موشن ہے وہ ایجنڈے پہ آنا ضروری ہے. موشن کو قرارداد کے طور پہ ان کو لیو لینی پڑے گی. شیڈیول 2 ہے رولز آف بزنس کا, رول 37 میں کوٹ کر رہا ہوں. اس کے بعد وہ قرارداد بنے گی, اور قرارداد کم از کم 3 دن میں اور زیادہ سے زیادہ 8 دن میں اس قرارداد پہ ڈیبیٹ ہوگی. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب تک ووٹ نہیں ڈالا جائے گا ڈسکوالیفائی نہیں کیا جا سکتا. وہ شخص پارٹی کے سربراہ کی ڈائریکشن فالو نہیں کرے گا وہ اس گراؤنڈ پہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. آل رائٹ جی, تو تمام سیاسی جماعتوں کو نوٹس بھی جاری کر دیا گیا. بابر اعوان صاحب کا نقطہ نظر کیا تھا وہ انہوں نے بیان کر دیا. اسی پر ذرا مزید رائے لے لیتے ہیں. ماہر قانون اظہر صدیق صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے براہ راست. سر بہت شکریہ, صبح آپ نے وقت نکالا. ویسے ماحول بڑا پیچھے آپ کے شاندار ہے, بڑا خوبصورت نظارہ ہے. تو اس کامنٹ کے بعد یہ ذرا بتائیں کہ یہ جو پٹیشن دائر کی گئی ہے موجودہ حالات میں کوئی آپ کو ریلیف ملتا دکھائی دے رہا ہے, اور لارجر بینچ ہی آپ اینٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ آپ کو لگ رہا تھا بنایا جائے گا اس سے متعلق؟ دیکھیں میں نے تو آپ کے سامنے پہلے بھی یہ پروگرام میں بات واضح طور پر کہی تھی کہ آرٹیکل 63 کی انٹرپریٹیشن 2 طرح سے ہونی ہے. ایک بیفور کاسٹنگ آف اے ووٹ اور ایک آفٹر کاسٹنگ آف اے ووٹ. اور آفٹر کاسٹنگ آف اے ووٹ یا بیفور کاسٹنگ آف اے ووٹ اگر ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے تو ڈسکوالیفیکیشن کی نیچر کیا ہوگی, ٹیمپرری ہوگی یا پرماننٹ ہوگی. اب وہ چیزیں بڑی کھل کے سامنے آ گئی ہے, خاص طور پر جسٹس منیب اختر صاحب کے ریمارکس, اور ہم اس کو صرف آئسولیشن میں دیکھ رہے ہیں. انہوں نے آرٹیکل 17 کا ذکر کیا. آرٹیکل 17 پارٹی کی بات کر رہا ہے, جو ووٹ ہے آپ کا وہ پارٹی کی امانت ہے. ویسے بھی میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ ایک معاہدہ ہے, لیکن آج میں تیسری ایک چیز آپ کے سامنے
सामने रख रहा हूँ, ये शायद हमारे पार्लियामेंटेरियन ओथ नहीं पढ़ रहे हैं। जो इन्होंने ओथ दिया है, जरा ओथ को भी अगर पढ़ लें तो ओथ ने भी सर्टेन कंडीशंस इनके ऊपर लगाई हुई हैं। जब ओथ को साथ पढ़ेंगे आप मिलाकर और पार्टी टिकट को देखेंगे, आर्टिकल 17 को देखेंगे, आर्टिकल 95 को अगर आप इकट्ठा पढ़कर देखेंगे ना, तो ये डिस्क्वालिफिकेशन, ये जो खास 14 मेंबर जो हैं, 14 मेंबर से बाहर आकर वादे तौर पर आगे कह दिया, टीवी पे इंटरव्यू दे दिए, जो और उन्होंने अपने इंटेंशन और मोटिव शो कर दिया, और खासतौर पर सिंध हाई कोर्ट के अंदर मौजूद होना, वो इस बात का सबूत को दोहराया नहीं गया। इसीलिए इमरान खान साहब ने शोकास जारी कर दिया हुआ है उनको, और 28 तक जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट में लार्जर बेंच मेरा ख्याल है तश्कील दिया जा चुका है। चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल साहब भी उसको हेड करेंगे और 24 को हेयरिंग होगी। साथ में एक और बताता चलूं आपको कि ये जो स्पीकर है, स्पीकर एक कौमी असेंबली का स्याह सफेद का मालिक है, जो कि रूल्स ऑफ बिजनेस, जो रूल्स है नेशनल असेंबली के, उन्होंने उसको इख्तियार दिया हुआ है। तो अब सारा इख्तियार जो है ना, मेरा जहां तक ख्याल है बाबर अवान साहब अपनी जगह पर इन चीजों को इंटरप्रेट छोड़े, उनके ऊपर स्पीकर को इख्तियार पर, और स्पीकर के लामहदूद इख्तियारात है। जैसे एक छोटी सी बात है कि आर्टिकल 54 के तहत 14 दिन के इजलास बुलाना है, तो आईन ने आर्टिकल 254 ने कहा हुआ है कि अगर वक्त पे आईन नहीं मिला, कोई चीज होती तो वो गैर कानूनी नहीं हो सकती है, और वो इजलास बिल्कुल कानूनी तौर पर है। और मजाक जो उड़ाया हुआ था कि आर्टिकल 6 की वायलेशन शायद आईन पढ़ते नहीं है, वो एब्रोगेशन सबवर्शन, उसके हवाले से आर्टिकल 6 का तो इतलाक बनता नहीं है। अब मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने ओपिनियन की शक्ल में मौजूद है, और सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन जो है वो बाइंडिंग है या नहीं बाइंडिंग एक अलग है, लेकिन जो नुक्ता नजर देखना पड़ेगा कि मौजूदा हालात के अंदर स्पीकर अब क्या कर सकता है। स्पीकर के सामने मोशन अभी आती है, उस दिन स्पीकर उसके लिए मोशन के फिक्स करने की बात कर सकता है, फैसला करता है कि मैंने इस मोशन को फिक्स कर रहा है। स्पीकर के पास ये इख्तियार है कि उस मोशन को आउटराइटली रिजेक्ट भी कर सकता है फॉर सर्टेन रीजन। नहीं सर, एक चीज आपने यहाँ पर कहा कि ऑब्वियसली आर्टिकल 186 के तहत मांगा गया है ओपिनियन सदर साहब की जानिब से, लेकिन अगर क्या पॉसिबल है कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से कोई डायरेक्शन दे, कोई हुक्मनामा जारी करे, फिर क्या वो बाइंडिंग होगा या नहीं होगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने आर्टिकल 86 एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में मैटर गया है, और ये डिक्लेरेशन की शक्ल में गया ही नहीं है। ओपिनियन लिया, और ओपिनियन भी हम सिर्फ आइसोलेशन में देख रहे हैं कि शायद सदर पाकिस्तान ने, स्पीकर ने इस पर पूरी डेलिब्रेशन मेरी इत्तला के मुताबिक की है। उसने 2-3 सवाल पोज किए, वजारत कानून को भिजवाए, अटॉर्नी जनरल ऑफिस को भिजवाए, उनसे ओपिनियन मांगा, और उन्होंने बताया कि यहाँ एम्बिग्युइटी मौजूद है, क्लैरिटी नहीं है, चूंकि आर्टिकल 63 के बाद रूल्स ऑफ नेशनल असेंबली में तरमीम होनी थी, वो नहीं हो सकी। अब ये इस पे सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन देगी, वो ओपिनियन बाइंडिंग है या नहीं बाइंडिंग है, मैंने फिर बताया, वो तो फॉर द टाइमिंग एक साइड पे रखा जाए। स्पीकर के पास ये इसको इसके साथ मिलाकर इसलिए पढ़ना जरूरी है, स्पीकर के पास इख्तियार है क्या रूलिंग दे के आउटराइटली उस मोशन को रिजेक्ट कर सकता है। फर्ज करें उस मोशन के ऊपर जो कि ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट के पास सामने जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट जब भी ओपिनियन देती है, स्पीकर जो है ये रूलिंग दे सकता है कि देयर इज एम्बिग्युइटी, आर्टिकल 63A के हवाले से उसकी एप्लीकेशन प्री होनी है या पोस्ट होनी है, जो कि मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है। मैं इंतजार करूंगा उसका, जब तक वो इनकार नहीं आता वो रूलिंग दे देता है कि मैं मोशन फिक्स नहीं कर सकता। ये स्पीकर का इख्तियार वाज़ेह तौर पर, और स्पीकर को करना भी ये चाहिए। उसकी वजह क्या है कि आपके पास 2 जजमेंट अभी मौजूद है। ख्वाजा अहमद तारक रहीम, वो जब डिसॉल्व हुई थी बेनजीर साहिबा के, उसमें डिफेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में बड़ा वाज़ेह तौर पर कोर्ट ने कह दिया था, कोर्ट ने इसको पसंद ही नहीं किया था कि डिफेक्शन आपका अप्रूव ही नहीं किया था, और उसी के बाद तो आर्टिकल 63A आया था। अब मैं हैरान हूं कि तमाम सियासी जमातें इस पे बहस कर रही हैं, जो अपोजिशन वाली, क्या डिफेक्शन हो सकती है। भाई अगर आप हिस्ट्री उठाकर देख लें, पार्लियामेंट डिबेट, और याद रखिएगा जब पार्लियामेंट डिबेट भी आनी है, और सर्टन कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा इस्लामिक प्रोविजन भी सामने आनी है, और इसमें आर्टिकल 62(1)(f) का भी वाला भी आना है। ये एक अमानत थी, यानी जो कोर्ट है। अजहर साहब मुख्तसरन सिर्फ ये बता दें कि आपकी आईनी और कानूनी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो तो बात की बात है, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं बाबर अवान साहब कुछ कह रहे हैं, एतजाज हसन साहब की अपनी अंडरस्टैंडिंग है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? कितने चांसेस हैं कि मुनहरिफ अराकीन ताहयात नाअहल हो सकते हैं? अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने उठा लिया। मैं वही बता दूं, मुआहिदा किया, आर्टिकल 17 को पढ़े, उनका ओथ पढ़े, टिकट लेने के बाद आर्टिकल 63 की मौजूदगी में उन्होंने ये मुआहिदा किया था कि हम पार्टी लीडर की डायरेक्शंस के खिलाफ नहीं जाएंगे। तो इसको बेसिकली तो आप अमानतदार थे, आप अमीन ना रहे। इसके बाद तो 62(1)(f) की जो इंटरप्रिटेशन अपना समीउल्लाह बलोच केस में आ चुकी हुई है, और उसमें यही कहा कि जो सादक और अमीन नहीं है, जो अमानतदारी, और हम इसको
सेंस में लेते हैं। सादक का मतलब है सच्चा होना, अमीन का मतलब है झूठा होना। आखिर दो जो है हुजूर नबी किस्म जात के अलावा बिल्कुल कोई नहीं हो सकती, लेकिन अब थोड़ा सा सच बोल सकते हैं, थोड़ा सा तो अमीन हो सकते हैं। तो इन चीजों को सामने रख कर देखें तो मैं जो समझ पा रहा हूँ, जब मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि आर्टिकल 63A की इंटरप्रिटेशन अगर डिस्क्वालिफिकेशन से आएगी, दैट इज गोइंग टू बी फॉर अ लाइफ। कि आप अमानत में खयानत कर रहे हैं, जो पार्टी लीडर ने आपके जिम्मे अमानत दी थी। तो इसलिए अब मैं तो यही समझ रहा हूँ, या मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि 62(1) वाली जो इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी दे चुकी है 5 मेंबर बेंच चलें। कि जो डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ हो। लेट्स सी कि क्या डिसीजन लेती है सुप्रीम कोर्ट। लार्जर बेंच इस मामले को देखेगा। अजहर शेख साहब बहुत शुक्रिया। काफ़ी स्पेकुलेशन भी हो रही है, हर कोई अपनी कानूनी राय इससे मुतालिक दे रहा है। ज़ाहिर है कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो इससे मुतालिक बात करें, लेकिन अब फैसला तो अदालत उज़्मा ने करना है। हाँ जी, अदालत उज़्मा ने लेकिन ये कह दिया कि हम इजलास से पहले फैसला कर लेंगे जितनी जल्दी हो सकता है। अभी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। स्टूडियो से हमें बराह रास्त ज्वाइन कर रही हैं नदा ज़रीन परवेज़। नदा, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। भाई ये बताइएगा कि आपके पास चांसेस थे कि जी फुटबॉलर बन सकती थी, उसके अलावा और भी कुछ कर सकती थी, लेकिन ये मार धाड़ वाला खेल आपने चुना, वजूहात बताइए। आई थिंक बॉक्सिंग एक ऐसी स्पोर्ट है कि जिसकी किसी की ज़रूरत नहीं है, एंड यू हैव टू बी वेरी इंडिपेंडेंट। तो इस लिहाज से मुझे बहुत अच्छा लगा, और एक बहुत टेक्निकल स्पोर्ट है, और मुझे बस शौक हुई उसको करना। अच्छा जी, तो उसके अंदर ये था कि आपका स्टाइल वैसे कौन सा है? ऑर्थोडॉक्स है, साउथपा है, कौन सा है? जी, मेरी स्टाइल ऑर्थोडॉक्स है। अच्छा। और मेरी स्टांस यही है, और मेरी जो पहली फाइट थी APAs में लंदन में एक साउथपा के अगेंस्ट थी। अच्छा। जो कि काफ़ी चैलेंजिंग होता है, बिल्कुल टेक्निकल। तो वो भी बड़ा अच्छा वो एक एक्सपीरियंस था। अच्छा नदा, ये कहिएगा कहाँ से आपने बॉक्सिंग की तरबियत ली, कहाँ से आपने सीखा और कब से खेल रही हैं? मोस्टली लंदन से, ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी से मैंने शुरू की, और हमारा यूनिवर्सिटी ने अपना जो बॉक्सिंग क्लब एफिलिएट किया था एक जिम साउथ लंदन में, और इसी के थ्रू फिर हम ABA एफिलिएटेड हो गए थे। और मतलब इतना अपॉर्चुनिटीज़ मेरे लिए नहीं होता था, क्योंकि तब मैं 51 किलोग्राम्स लड़ती थी, और मसला ये था कि आप सोचे कि मेरा मैचिंग अब बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि इतनी लड़कियां इस खेल में नहीं मौजूद थी। बिल्कुल। तो मेरी फिर फाइटिंग जो एक्सपीरियंस था वो फिर लिमिटेड था। अच्छा, ये वैसे हम देख रहे हैं कि ये जो ज़ाहिर है कि इसके लिए ना सिर्फ ये कि 8 से 12 हफ्ते की आपको ट्रेनिंग भी चाहिए होती है किसी भी मैच से पहले, बल्कि न्यूट्रिशन से लेके बहुत सी चीज़ें हैं जिनको मैनेज करना पड़ता है। पाकिस्तान में ये चीज़ें अब हो रही हैं प्रॉपरली आपके ख्याल में? आई थिंक बहुत स्पोर्ट्स स्पेसिफिक में ये थोड़ा सा अवेयरनेस है। जैसे मेरे ख्याल में से जैसे बॉडी बिल्डर कॉम्पिटिशन्स में उनका ज़्यादा ख्याल होता है अपना खाना पीने का, मगर इन जनरल जो स्पोर्ट डिसिप्लिन्स होते हैं मैं तो कहूँगी कि क्रिकेट से लेके हॉकी से लेके इतनी ज़्यादा फूड अवेयरनेस नहीं है। और इवन इन नेशनल्स में मैंने ये भी देखा कि ऑब्वियसली आपका वो कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं, एक्सपेंसिव होता है, मतलब अच्छा खाना, और जैसे आपका लीन मीट्स प्रोटीन्स वगैरह होते हैं। तो मैं भी एक न्यूट्रिशन बिजनेस चलाती हूँ अपना हस्बैंड के साथ, तो हम भी इस चीज़ में हम फोकस करते हैं, न्यूट्रिशन, आपकी मैक्रोज और आपकी ऑप्टिमम न्यूट्रिशन। तो बहुत मुश्किल, और ये एक चीज़ जो है जो एक्सपेंसिव है और इतनी रेडी अवेलेबल नहीं है आई सपोज बाकी कंपेटिटर्स के लिए। तो आई थिंक इस चीज़ पे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट और अवेयरनेस और बढ़ानी चाहिए मेरे ख्याल में से, और थोड़ी सी और इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होगा अगर आप एथलीट्स को एक्सपेक्ट करें कि वो परफॉर्म करें अपने स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स में। जी अच्छा नदा, ये कहिएगा जिस तरह से ख़वातीन के लिए बॉक्सिंग एक बड़ा डिफरेंट ये होगा प्रोफेशन, तो ये कहिएगा कि इस फील्ड में एलिवेट होने के कितने चांसेस हैं और आप कितना अर्न कर सकते हैं, फाइनेंशियली ये स्टेबल रखती है आपको या नहीं? और दूसरा ये कि आप मैरिड भी हैं, किस तरह से टाइम निकालती हैं, मैनेज कैसे करती हैं ट्रेनिंग को और सारा टाइम? ऑब्वियसली हमारे औरतों पे बहुत ज़्यादा वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, तो जाहिर सी बात है मुझे अपना टाइमिंग के साथ बहुत मेटिकुलस होना पड़ता है। तो अपना टाइम अपने बच्चों को निकाल के, अपना हस्बैंड को, अपना बिज़नेस को और अपने ससुराल, अपनी फैमिली को देना बहुत ज़रूरी और प्रायोरिटी होता है। ऑब्वियसली उनके बगैर तो मैं सोच ही नहीं सकती इस तरह की फील्ड में परस्यू करना, पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्ट है, स्पेशली अपना हस्बैंड की तरफ से।
تو وہ بھی بچوں کو دیکھ لیتا ہے. تو ہم جو ہے اپنا یہ ڈسکورس ہم چیلنج کرتے ہیں کہ جی صرف عورت جو ہے نا وہ گھر کو سنبھالتی ہے, ہم دونوں ایز اے ٹیم لے کے یہ چلتے ہیں آگے. تو یس ایبسلیٹلی. چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ ندا. زرین پرویز ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور آئی ہوپ کامن ویلتھ کے لیے جو آپ کمپیٹ کرنا چاہ رہی ہیں پاکستان کی طرف سے تو وہ بھی آپ کو موقع ملے. لیکن ظاہر ہے کہ کوچز کی ضرورت ہوتی ہے, ٹرینرز کی ضرورت ہوتی ہے, فٹنس ایکسپرٹس کی ضرورت ہوتی ہے, اور دوسرے جو ممالک ہیں جنہوں نے ہیویلی کافی انویسٹ کیے اپنی خواتین میں اس حوالے سے باکسنگ کے میدان میں, تو پاکستان کو بھی کرنا چاہیے. بالکل ایسے ہی باکسنگ فیڈریشن کا بڑا اہم کردار ہے. جناب ابھی ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. جی جناب, 10 بج چکے ہیں, بلکہ 10:04 ہو چکے ہیں. باخبر سویرا میں ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے اور اپنی اسکرینز کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے. بالکل ایسے ہی ہے, لیکن اب بیٹھے بیٹھے جب آپ کھانا بنا رہے ہیں یا ناشتہ بنا رہے ہیں تو یقیناً ساتھ ساتھ برتن بھی دھل رہے ہوں گے, تو تھوڑا سا خیال کیجئے جو برتن دھوتے ہوئے آپ کا نل کھلا ہوا ہے اس کو بند کر دیں, کیونکہ ہم پانی کو اتنا ضائع کرتے ہیں. چاہے ہم شاور کے نیچے ہوں, شاور دھڑا دھڑ چل رہا ہے, ہم اگر ٹیتھ برش کر رہے ہیں تو تب بھی پانی کھلا ہوا ہے, یعنی کپڑے دھل رہے ہیں تب بھی پانی کھلا ہوا ہے. ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس کرۂ ارض پہ یعنی اس زمین پر جتنے بھی مخلوقات ہیں, جتنی بھی مخلوقات ہیں, ان سب کے لیے, ہم سمیت, انسانوں سمیت سب کے لیے پانی بے حد ضروری ہے. ایون زمین کے لیے بھی پانی بہت ضروری ہے. اگر زمین میں پانی نہیں ہوگا, یعنی بارشیں نہیں ہوں گی یا پانی کی وہاں پر خشک سالی ہو جائے گی تو اس زمین مر جائے گی. تو بہت ضروری ہے کہ پانی کو ہم سیو کریں. تو آج ورلڈ واٹر ڈے بھی ہے. بالکل جی, اور 22 مارچ کا دن ہر روز دیکھیں, اگر ورلڈ واٹر ڈے ہو یا نہ ہو, ویسے تو اس کی سگنیفیکنس کو بڑھا دیتا ہے, لیکن اگر ہم بات کریں ہمارے مذہب اسلام میں کہا گیا ہے کہ نہ تو بخل سے کام لیا جائے نہ اسراف کیا جائے, اور چیزوں کو ضائع کرنے سے تو سختی سے منع کیا گیا ہے. پانی ایک ایسی کموڈٹی ہے کہ جس کو پروڈیوس نہیں کیا جا سکتا, اسے بنایا نہیں جا سکتا, پریزرو کیا جا سکتا ہے. اور یہ تو چلیں بھائی, نہاتے ہوئے شاور نہ بند کریں, استعمال کریں, برتن دھوتے ہوئے احتیاط سے کریں, لیکن یہ جو ٹوتھ برش لے کے آپ نل کھول دیتے ہیں یہ نہ کریں. جاپان کے ہمارے ایک ساتھی بڑا حوالہ دیتے ہیں اکثر و بیشتر, ان کا فیوریٹ یہ سبجیکٹ ہوتا ہے کہ بھائی جاپانی کیا کرتے ہیں کہ جو ان کے واش بیسن کا پانی ہوتا ہے اس کو وہ سرکولیٹ کرتے ہیں فلش میں. دیکھا میرا بھائی بہت خوش ہو گیا, پیچھے سے بالکل تعریفی اس کی آواز آئی. تو بھائی یہ ضروری ہے, آج کل دنیا بھر میں کس طریقے سے پریزرویشن کی طرف جا رہے ہیں. آپ جسٹ امیجن کہ اس وقت تقریباً 32 ملین ایکڑ فٹ پانی آپ کا بڑے ڈیمز نہ ہونے کی وجہ سے سمندر برد ہو جاتا ہے. ہم آپ کے پاس بڑے ڈیم نہیں ہیں, بھاشا ڈیم ابھی تک تکمیل کے مراحل میں نہیں ہوا. اگر آپ کالا باغ ڈیم کی بات کر لیں اس پہ کنسنسس نہیں ہو رہا, تو مسئلے مسائل بڑے ہیں جی. ہاں جی, ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ہم 10 سے 14 جو ملین پانی ہے, لیٹر پانی جو ہے فریش واٹر, وہ ایک فلش پہ ضائع کر دیتے ہیں. ہمیں تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے, احساس کرنا چاہیے. ٹاپ سٹوریز کی بات مزید بات کرتے ہیں. پانی زندگی ہے, پانی کو محفوظ بنانا انتہائی ضروری ہے. آج دنیا بھر میں یوم آب منایا جا رہا ہے. مقصد پانی کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے. پاکستان قلت آب کے شکار 17 ممالک میں شامل ہے. انتظامیہ کی غفلت سوالیہ نشان. کراچی کا ساحل غیر ملکی سیاحوں کے لیے غیر محفوظ. بدسلوکیاں بھی جاری. غیر ملکیوں سے گھوڑے اور اونٹوں کی سواری کے ہزاروں روپے بٹورنے کی کوششیں. بارش کے بعد گلیوں اور سڑکوں پر جمع ہونے والے پانی کا مسئلہ حل. پاکستان کے ہونہار طالب علم محمد مومن نے مسئلے کا حل ڈھونڈ لیا. ایسی سڑک کی تیاری کی کوشش جو پانی کو جذب کر سکتی ہے. اور کوئٹہ میں کتابیں پڑھنے والوں کے لیے منفرد کیفے کا قیام, جہاں جدید طرز کی لائبریری بنا دی گئی. چائے, کافی اور سنیکس کے ساتھ ادبی نشست کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے. آل رائٹ جی, تو بات ہم کر رہے تھے جس طرح سے ہم نے اپنی انٹرو میں بتایا کہ پانی زندگی ہے. پانی کے بغیر زندگی کا, کھانے کے بغیر آپ پھر بھی زندہ رہ سکتے ہیں کسی حد تک, لیکن پانی کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے. پانی کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتا دیا کہ پانی جو ہے وہ پروڈیوس نہیں کیا جا سکتا, اس کو بنایا نہیں جا سکتا, ایسا کوئی طریقہ ابھی تک نہیں آیا. اس کو پریزرو کیا جا سکتا ہے. اب پریزرو کرنے کے طریقے بیسکلی کیا ہوتے ہیں کہ آپ بڑے بڑے ڈیمز بنائیں. اگر حکومتی سطح پر بات کی جائے, پاکستان میں صرف 2 بڑے ڈیم اس وقت موجود ہیں, جس میں تربیلا اور منگلا, اور یہ 1960s کی دہائی کے یہ ڈیمز موجود ہیں, جس کے اندر 3 جو مغربی دریا ہیں ان کا پانی سٹور کیا جاتا تھا, لیکن اب ان کی کیپیسٹی کم ہوتی جا رہی ہے. اور اس لیے کہا یہ جا رہا تھا کہ 2 ڈیمز اور بنانے چاہیے, جن میں
बल्कि भाषा दयामिर भाषा डैम हाँ। 4800 मेगावाट जिससे बिजली पैदा हो सकती है, 8 मिलियन एकड़ फीट पानी जिसमें स्टोर हो सकता है, लेकिन अभी तक वो भी नहीं बना। जी, बहुत सारे मामला हैं, इन पे बात करने की ज़रूरत है, लेकिन अभी हम आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। हमजा शहबाज लाहौर में मीडिया से मुखातिब हैं। हर लिहाज से एक नाजुक मरहले से गुजर रहा है। जब से तहरीक अदम एतमाद मूव हुई है, इमरान नियाज़ी साहब हवास बाख्ता हो गए, जलसों में अजीब अजीब बातें करते हैं, और मेरा ख्याल है कि पिम्स हॉस्पिटल बहुत करीब है इस्लामाबाद के, उनको अपना मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए, ख़ास तौर पे अपने ऊपर वाले चेंबर का, क्योंकि इलेक्टेड मेंबरान हैं, अपने अपने हलकों में कामयाब होके आए हैं, और जब जहाज़ों में बनी गाला यात्रा होती थी और इमरान नियाज़ी साहब के हजूर पेश होते थे और पीटीआई के अंदर शामिल होते थे, उस वक़्त तो ज़मीर की आवाज़ बड़ी अच्छी लगती थी इमरान नियाज़ी साहब को। अब अचानक क्या ऐसा हो गया कि वही ज़मीर की आवाज़ जो है इमरान नियाज़ी साहब की रात की नींदें हराम हो गई हैं। और देखें, इमरान नियाज़ी साहब, आपको मुतनब्बे करना चाहता हूँ, अब आप लोगों के घरों में घुस गए। कभी कहते हैं कि लोगों की शादियाँ नहीं हो सकती, बच्चों की, लोगों के बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। ये कोई बदमाशी है? ये कोई बनाना रिपब्लिक है? ओ भैया, आईनी हक है हर मेंबर का कि वो जाकर कौमी असेंबली में वोट करे। आपको तकलीफ किस बात की है? आपके पल्ले करतूत क्या है? 4 सालों में आपने भूख बेरोजगारी के अलावा इस मुल्क को क्या दिया है? तमाशा करते हैं आप, जलसों में जाकर अपना धक्काशाही करते हैं, तड़ियां लगाते हैं कौम के इलेक्टेड मेंबरान को, और मैं ना मानू की गर्दान करते हैं। इमरान नियाज़ी साहब, मैंने आपको बहुत पहले मशवरा दिया था कि अपनी अना के बुत को तोड़ दें, बनी गाला की पहाड़ी से नीचे उतर कर आवाम के दुखों को महसूस करें। आवाम क्या कहती है मुल्क के तूलो अर्ज में जाकर सुने। जलसों के अंदर लोगों को तड़ियाँ लगाने से बात नहीं बनती। जाएं ज़रा गली मोहल्लों में, लाहौर के, मुल्तान के, सवात के, कोयटा के, और पूछें कि लोग आपके बारे में क्या ख्यालात रखते हैं। तो आज जो भी सूरत हाल बनी है, वो इलेक्टेड लोग, सियासी जमातें, सियासी लीडर आवाम की तरफ देखते हैं। उन्होंने आवाम के पास जाना है, आपने तो जाकर बनी गाला में बैठ जाना है। तो इसलिए ज़मीर की आवाज़ भी छोड़ दें, कौम की आवाज़ सुने। कौम ने आपको 4 साल दिए, क्या 50 लाख घरों में से एक घर बना? क्या 1 करोड़ नौकरियों में से भी आपने 50,000 नौकरियां दी? नहीं दी। नया पाकिस्तान का नारा लगाने वाले, क्या आपने इस्लाहात करनी थी, इंतखाबी इस्लाहात करनी थी? खुद आप इलेक्शन कमीशन के कवानीन की धज्जियाँ उड़ाते हैं, आपको नोटिस मसूल होते हैं, और ढिठाई से आप अपना जो है वो जमे रहते हैं और बार बार वही काम करते हैं। क्या आपने अभी फॉरेन फंडिंग केस में जो इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी है, क्या उसका जवाब देना मुनासिब समझा? रोज़ इल्तवा की दरख्वास्त डाल देते हैं। क्या कौम ने छोटा सा सवाल किया? आप तो नवाज शरीफ से एवन फील्ड का सवाल करते हैं, आप शहबाज शरीफ से मनी लॉन्ड्रिंग का सवाल करते हैं, सबूत आपके पल्ले कुछ नहीं है। क्या आपने अभी तक तोशा खाने का हिसाब दिया कि क्या क्या आपने ईंठा, क्या क्या आपने अपनी जेब में डाला? फिर आप कौन से सादे कमीन होने का दावा करते हैं? ये कौन सी रियासत से मदीना है जहाँ पर गरीबों की झोंपड़ियाँ गिरा देते हैं आप दिन दिहाड़े, और अपने बनी गाला के महल को आप, नाजायज़ तजावज़ात को आप अपना जो है वो एक जुम्बिश कलम के साथ रेगुलराइज करवा देते हैं। इमरान नियाज़ी, आप बुरी तरह बेनकाब हो चुके हैं, और मैं एक सियासी वर्कर हूँ,
मैं कौम को बताना चाहता हूँ कि इसमें सियासी जमातों का रोल, पाकिस्तानी अवाम का रोल तो होगा, लेकिन सबसे पहले अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। जब आप कहते थे ना कि मैं इसको अंदर कर दूंगा, मैं फलां को अंदर कर दूंगा, मैं इसको घसीटूंगा, तो अल्लाह देख रहा था कि आप तकब्बुर के नशे में क्या क्या बड़े बड़े बोल बोलते थे। इमरान नियाज़ी, अगर मैं मुखलिसाना मशवरा दूं तो आप आज सियासी पकड़ में बाद में हैं, पहले आप अल्लाह की पकड़ में हैं। अल्लाह से डरें, इस मुल्क पर रहम करें। इस मुल्क ने 4 साल आपकी बदतमीजी को, आपके झूठों को, आपके झांसों को बर्दाश्त किया। अब कौम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। इंशाअल्लाह तहरीक अदम एतमाद भारी वोटों से कामयाब होगी और जब लॉन्ग मार्च लाहौर से चलेगा तो आपको पता लगेगा कि क्या होता है। इंशाअल्लाह बारी बारी 61 ये जो है वो तरमीमी ऑर्डिनेंस के जरिए, सदारती तरमीमी ऑर्डिनेंस के जरिए जो है अमेंडमेंट उसमें करने के लिए हुकूमत जो है वो पल तोड़ रही है। अदालतें में मामला गया है, तो आप इस पर क्या कहेंगे? दूसरा सवाल ये लीजिएगा कि खारजा पॉलिसी की तारीफ की बकायदा तौर इमरान खान ने, क्या इंडिया की खारजा पॉलिसी वाकई बेहतर? देखें, कल अदालत आलिया में, सुप्रीम कोर्ट में ये बड़ी वाज़ेह बात हुई कि हर मेंबर को वोट डालने का हक है। और मैं कई मरतबा कह चुका हूँ कि ऐवान सदर जो है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बन चुका है। सदर साहब ने कौम को बड़ा मायूस किया है। वो पाकिस्तान के सदर कम और इमरान खान के यस मैन ज़्यादा लगते हैं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। ये मुनासिब रवैया नहीं है। बुनियादी तौर पर वो शरीफ आदमी है, लेकिन उन्होंने कौम को मायूस किया है। दूसरी बात ये है कि जब मैं ये बार बार कहता हूँ, मैं एक पाकिस्तानी के नाते कहता हूँ कि इमरान नियाज़ी का ऊपर के खाने का मेडिकल चेकअप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो पहले तो ऑपोजिशन को ललकारता था, पहले वो अपने सियासी हरीफों को ललकारता था, अब उसने दुनिया के मुल्कों को ललकारना शुरू कर दिया है। नहीं जी, हमजा शहबाज साहब मीडिया से मुखातिब थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी हुकूमत पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बना रहे थे। ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान को उन्होंने अपने गन पॉइंट पर रखा और वो ये कह रहे थे कि हवास बाख्ता हो गए हैं जब से तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई है। तो जनाब, जिस तरह से आगाज़ में 9 बजे के सेगमेंट में हमने ये बात की थी कि आज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC का 48वां इजलास आज से शुरू हो रहा है और ये मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब सबको वेलकम करें। तैयारियां मुकम्मल हैं और बड़ा ही अहम इवेंट पाकिस्तान में होने जा रहा है। बिल्कुल जी, तो अभी ज़ाहिर है इसके हवाले से आज पूरा दिन इन्हीं हैपनिंग्स में लगा रहेगा, लेकिन पानी के हवाले से हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से यौम आब आज मनाया जा रहा है। इससे मुतालिक एक बड़ी स्पेशल एक खुसूसी रिपोर्ट तैयार की गई है, ज़रा वो देखिए। जहाँ पानी वहाँ जिंदगी, गोया जहाँ पानी नहीं वहाँ से जिंदगी रूठ जाती है। आलमी यौम आब पर पानी के लिहाज से पाकिस्तान की सूरत हाल इंतहाई अलार्मिंग है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के उन 17 ममालिक में शामिल है जो किल्लत आब का शिकार हैं। जब पाकिस्तान वजूद में आया तो उस वक्त हर शहरी के लिए 5600 क्यूबिक मीटर पानी था, जो अब कम होकर सिर्फ 1000 क्यूबिक मीटर रह जाएगा। सूरत हाल यही रही तो सन 2025 तक 800 क्यूबिक मीटर पानी होगा। पाकिस्तान में ज़राअत के लिए 80% ज़ेर ज़मीन पानी इस्तेमाल किया जाता है। मुल्क में 12 लाख ट्यूबवेल ज़मीन से पानी निकाल रहे हैं। यूँ हर साल ज़ेर ज़मीन पानी की सतह 1 मीटर नीचे जा रही है। माहिरीन के मुताबिक 85% आबादी पीने के साफ पानी से महरूम है। 92% सेवरेज का पानी बराह रास्त दरियाओं और नहरों में शामिल हो जाता है। 5 करोड़ अफराद संख्या के जहरीले असरात की जद में हैं, जिसकी वजह से हर साल 52,000 बच्चे हैजा, असहाल और दीगर बीमारियों से इंतकाल कर जाते हैं। पानी कितनी बड़ी नेमत, ये कोई सहराए थर के बासियों से पूछे। जून और जुलाई में तो यहाँ पानी नायाब हो जाता है। इस कहत साली में इंसानों के साथ जानवरों की अमवात आम है। इन महीनों में लोग अपनी मदद आप के तहत कुएं खोदते हैं। खुदाई के दौरान कई अफराद अपनी जान भी खो देते हैं। थर के बासी गुज़िश्ता 2 साल से ट्विटर पर थर नीड्स वाटर और थर नीड्स वाटर कैनाल का हैशटैग चला रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक मैदानी और सहराई इलाकों में ज़ेर ज़मीन पानी के ज़खायर महफूज बनाने, डैमों की तामीर और पानी के ज़िया को रोके जाने की सख्त ज़रूरत है।
अच्छा जी, तो आपने देख लिया कि बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव पैगाम दिया गया इस रिपोर्ट के हवाले से, बताया भी गया कि पहले पानी कितना दस्तयाब था, अब आहिस्ता आहिस्ता कैसे कम होता जा रहा है, और ग्लेशियर्स का वक्त से पहले पिघलना भी एक ख़तरनाक अलामत है। तो इस पर फर्दर भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो है वो हम बात करने जा रहे हैं एक और अहम चीज़ की, जो कि हमारी बका के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे आबी हयात की बका के लिए बहुत ज़रूरी है, एंड दैट इज़ तिमर या फिर मैंग्रोव्स। एग्जैक्टली, और सिर्फ आबी हयात ही नहीं बल्कि आबादियों को भी ये महफूज रखते हैं, इनके जंगलात। और पाकिस्तान में तैमर के जंगलात को काट कर मुसीबत को हम दावत दे रहे हैं। इस पर रिपोर्ट तैयार की है हमारे नुमाइंदे जुनेद शाह ने, वो दिखाते हैं। लोगों को मना कर दे, रोकते, इसको नहीं काटो, ये इसमें मछली आके अंडा देती है, ये माहीगीरों के लिए एक जरिया है, इसको काटो नहीं, इसकी हिफाजत करो, क्योंकि ये होगा तो मछली भी होगी, झींगा भी होगा। अगर ये मैंग्रोव नहीं होगा तो मछली भी खत्म, झींगा भी खत्म। माहिरीन का कहना है कि जंगलात एक खामोश सिपाही की तरह हैं, जो ना सिर्फ समंदरी हयात के लिए अहम हैं, बल्कि किसी भी समंदरी तूफान को आने से रोकते हैं। तो मैंग्रोव बेसिकली जो ना ये हमारे मछली और झींगों की नर्सरियाँ हैं। जो मैंग्रोव अगर है तो मछली झींगे हैं, मैंग्रोव अगर है तो माइगर हैं। कराची के महकमा जंगलात के अफसर का कहना है कि दरख्तों की कटाई के अलावा यहाँ सबसे बड़ा मसला समुद्री आलूदगी है, जो समंदर को तबाह कर रही है। कराची का यहाँ गंद कचरा जितना भी आ रहा होता है, उसमें केमिकल्स भी है, उसमें डेब्रीज भी है, उसमें प्लास्टिक भी है, जिससे हमारे मैंग्रोव्स को ये खतरात हो रहे होते हैं। मेन सबसे बड़ी ये होती है कि वो जितना भी डेब्रीज आ रहा होता है वो आके हमारे मैंग्रोव्स के जड़ों के ऊपर आ जाता है। खुशकिस्मती से कराची शहर को किसी समुद्री तूफान ने नुकसान नहीं पहुंचाया। उसकी बड़ी वजह मैंग्रोव्स के जंगलात हैं। तेमर के जंगलात की कटाई से सबसे ज्यादा मुतासिर यहाँ के माहीगीर हो रहे हैं, और अगर अब भी इस माहौलियाती तबाहकारी को जल्द ना रोका गया तो नुकसान सबका होगा। अच्छा, हम जिस तरह से देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज कितनी तेज़ी से हो रहा है, इस पर हम बात भी करते रहते हैं, हुकूमत वक्त भी इस पर बात करती है, लेकिन बात फिर आ जाती है कि हम जो इक़दामात हैं इनको कंट्रोल करने के लिए वो नहीं लेते हम। क्योंकि हम अगर तमाम कॉन्टेक्स्ट पे बात करें, हम सिर्फ बातें करना जानते हैं, क्योंकि वो बड़ा कन्वीनियंट है, बड़ा आसान सी चीज़ें हैं, लेकिन अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी उनकी इम्प्लीमेंटेशन और इज्तिमाई तौर पर उस चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन नज़र नहीं आती। तो यहीं से तो मसाइल शुरू होते हैं कि बातें करते जाओ और अमल कुछ ना करो। चलें जी, अब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, स्टे विद अस। खुश आमदेद एक बार फिर से। ISPR ने खबर शेयर की है, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी वजीर खारजा की मुलाकात हुई है। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती, अफगान सूरत हाल पर बातचीत की गई है। लईको रहमान मजीद बताएंगे, बताइएगा जी। जी, इस मुलाकात में जहां बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सलामती और अफगानिस्तान की सूरत हाल तेरे गोर आई, वहीं पर बाहमी दो तरफा ताउन और तल्लुकात पर भी बातचीत की गई, और आर्मी चीफ की तरफ से ये कहा गया कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ तारीखी और बिरादराना तल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है, और सऊदी अरब के इस्लामी दुनिया में जो मुनफरिद मुकाम है उसको भी तस्लीम करता है। उनकी तरफ से कहा गया कि OIC वज़ीर ख़ारजा एक तारीखी पेशरफ्त है, और तवक्को है कि इस कॉन्फ्रेंस से आलमी बरादरी को मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने में मदद मिलेगी। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए उभरते हुए चैलेंजेस का हल तलाश किया जा सकता है, और इस कॉन्फ्रेंस में इस हवाले से पेशरफ्त होगी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की बॉर्डर मैनेजमेंट, अफगानिस्तान की सूरत हाल और खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए जो कोशिशें हैं उनकी तारीफ की। जी ठीक है, शुक्रिया आपका लईको रहमान। ओके जी, तो अब हम जिस इशू पे आज सुबह से बात कर रहे हैं वो है पानी, और पानी को प्रिजर्व करने से मुतालिक, पानी की किल्लत से निमटने से मुतालिक, और पानी के ज़िया से बचने से हवाले से क्या इक़दाम किए जा सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम माहिर आप डॉक्टर शकील अहमद ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वीडियो लिंक के ज़रिए उनसे बात करते हैं। सर, ज़ाहिर है हम बहुत बार हवाला दे चुके हैं आज के एक ऐसी कमोडिटी है जिसे प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, प्रिजर्व किया जा सकता है, लेकिन हमारे अंदर उतनी अर्जेंसी नहीं है। क्या सिचुएशन है इस वक्त पानी की किल्लत के हवाले से पाकिस्तान में? थैंक यू सो मच जी, आपने इनवाइट किया, और आज वर्ल्ड वाटर डे भी है, और इस हवाले से बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने जितने भी नाजरीन हैं अपनी कौम को बताएं कि इस वक्त हम कहाँ बैठे हैं और इंशाल्लाह आगे क्या करने जा रहे हैं। तो आज की सिचुएशन अगर आप देखें तो पानी की जो अवेलेबिलिटी है हमारे रिवर इंडस बेसन के लिए, वो तकरीबन 146 मिलियन एकड़ फुट है। तो अगर इसको देखें तो इसमें तकरीबन 33% जो है वो चला जाता है समुंदर में, ज़ाया हो जाता है, और बाकी 66% जो है
वो एग्रीकल्चर और पानी डोमेस्टिक यूज़ के लिए और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब देखना ये है कि ये पानी क्यों ज़ाया हो रहा है और इसको हम किस तरह बेनिफिशली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़ाहिर है इसके लिए हमें स्टोरेजेस की ज़रूरत है, और जो पानी हमें मिल रहा है उसको हम मैक्सिमाइज़ किस तरह उसका इम्पेक्ट कर सकते हैं, उसकी ऑप्टिमाइज़ यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पे हमें लॉसेस हो रहे हैं उसकी हम बात आगे करते हैं कि हमने उसको इस्तेमाल करना है। तो अभी आपने शुरू में प्रोग्राम के शुरू में ये कहा कि बहुत अच्छी बात की जो मुझे बड़ी पसंद आई कि बातें करने का टाइम अब नहीं है। वी हैव टू रियली टेक एक्शन, वी हैव टू, हमने अपने आप को अकाउंटेबल करना है कि आज हम कहाँ हैं, अगले साल हम कहाँ पे होंगे। हमारे जो इस हर पानी के जो वसाइल कम होते जा रहे हैं या उनका और बड़े मसाइल हैं। एक चीज़ मैं और आपको बताता चलूँ कि सिर्फ पानी की अवेलेबिलिटी ही सिर्फ इशू नहीं है, जो एक मेजर इशू है वो है आपकी वाटर की क्वालिटी का। देखिए पाकिस्तान में सिर्फ 2% पानी जो है वो, चाहे वो डोमेस्टिक जो एफ्लुएंट हो, वेस्ट वाटर हो या इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर हो, सिर्फ 2% ट्रीट होता है। और जो अनट्रीटेड पानी आपकी पानी वाटर बॉडीज़ में जा रहा है, आपके कैनाल्स में जा रहा है, आपके ज़ेर ज़मीन जा रहा है, वो सेहत के लिए कितना जो है वो एक बुरा हो रहा है, वर्स उसकी इम्पैक्ट्स हैं। तो इन चीज़ों को देखने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि आज हम कहाँ हैं, क्या हम कर रहे हैं, अगले साल हम कहाँ पे होंगे, कौन कौन से प्लेयर्स हैं, फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट्स हैं, हम शहरी हैं, हम जब तक हम सारे मिलके काम नहीं करेंगे तो इस तरह हम अगले साल भी बैठे होंगे और हम परेशानी में होंगे। तो ये मसाइल हैं जिनके ऊपर आगे हम जैसे भी आप सवाल करते हैं तो मैं बताता चलता हूँ कि अब क्या हो रहा है, इंशाअल्लाह ताला 2025 में क्या होने वाला है, 2028 में हम कहाँ पे होंगे। तो ये सारी सिचुएशन जो है हमारे नाज़रीन के लिए, सब के लिए, हमारे अपने लिए, हमारी अगली जनरेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा सर, एक और चीज़ है, जिस तरह से हम ये फैक्ट्स एंड फिगर्स पढ़ रहे हैं इसमें ये बताया जा रहा है कि जी ज़राअत के लिए हम 80% जो पानी है वो ज़ेर ज़मीन इस्तेमाल करते हैं, ज़ेर ज़मीन पानी इस्तेमाल करते हैं। तो इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है ताकि पानी को ज़ख़ीरा किया जा सके? देखिए सबसे बड़ा और पहला काम तो ये है कि हम लोग अपने सरफेस वाटर के जो रिसोर्सेज हैं उसको सिक्योर करें, उसको महफूज करें, और उसके लिए हम अपने जो भी स्टोरेजेस हैं, अभी हम बड़े बड़े डैमों की बात ना करें और बैठे रहें कि जब तक वो बड़े डैम नहीं बनेंगे हमने कुछ नहीं करना। देखिए स्मॉल डैम्स हैं, मीडियम डैम्स हैं, दुनिया के आप बाकी मुल्कों में देखें तो वहाँ पे भी हर तरह से काम हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे भी पोटेंशियल है तकरीबन 750 डैम्स के बनने का, जिसके ऊपर वापडा ने बड़ा एक केयरफुली इसके ऊपर वापडा और इरिगेशन ने काम किया है, और माशाल्लाह तकरीबन 8 बड़े डैम बन रहे हैं और 150 जो इस वक्त ऑलरेडी बने हुए हैं, 750 जो बनने वाले हैं, जो मीडियम और स्मॉल, उनके ऊपर काफ़ी काम। हाँ जी, 300 तो खैबर पख्तूनख्वा में भी सुना था कि बने हैं कोई छोटे छोटे। जी खैबर पख्तूनख्वा में, हाँ जी, ये एक पानी के मंसूबे हैं, कुछ जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के मंसूबे हैं, क्योंकि आपको खैबर पख्तूनख्वा में काफ़ी जो एक ग्रेडियंट मिलता है पानी का फ्लो, उसकी स्पीड होती है, तो उससे बिजली के मंसूबे बन रहे हैं और सैकड़ों की तादाद में हैं। तो ये सबसे बड़ा हमारे लिए खुश खबरी है कि अल्लाह ताला ने हमें इस वक्त जो होश दिया है पिछले चंद सालों में, उससे बेशुमार मंसूबे बन रहे हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी ये कहा कि जो रिवर्स हैं, जो डाइंग रिवर्स हैं, उस पर काम किया जाए। उस हवाले से भी मंसूबे तैयार किए जा रहे हैं, काम तो हो रहा है, लेकिन सोशल कैंपेन यानी सोशल अवेयरनेस की भी बहुत ज़रूरत है। माहिर आप हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर शकील अहमद खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ एक और चीज़ भी है कि देखें रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स होते हैं, यानी कि जैसे भारत कर रहा है कि आपने दरिया का पानी लिया, उसको टनल बनाई, उससे बिजली प्रोड्यूस की और उसके बाद पानी वापस दरिया में, तो उससे पानी का रसाव भी नहीं रुकता, पानी का बहाव भी जारी रहता है और बिजली भी प्रोड्यूस होती है। रिन्यूएबल सोर्सेज अपनी जगह हैं, लेकिन खास तौर पर इसके ऊपर भी हाइडल सोर्सेज पे भी काम करना चाहिए। एब्सोल्युटली, वी टेक अ ब्रेक हियर।
اور خواتین و حضرات، جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے، جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. اس سے کیا ہوتے ہیں؟ مسائل جنم لیتے ہیں. یعنی آپ اور ہم جب سفر کر رہے ہوتے ہیں تو سڑکوں پر پانی کھڑا ہوتا ہے. نہیں، اور ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، یعنی کہ گٹر کے پانی میں سے جب گزرے اور پتھر وہاں پر رکھے ہوں تو اس سے کانپیں بھی ٹانگ جاتی ہیں. ہاں جی، ہے جو بات ہے. اور کبھی کبھار تو یعنی جب بارش کا پانی کھڑا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ نہیں چلتا، اور آپ کافی لوگ جو ہیں وہ گٹر والے حادثات بھی پیش آتے ہیں، گٹر میں گر جاتے ہیں، اس کے بعد اپنی جان بھی گوا بیٹھتے ہیں. کر جاتے ہیں بیچارے. ہاں جی، تو اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے پاکستان کے ایک ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ نے، ایک ہونہار طالب علم محمد مومن جو کہ اے لیول کے طالب علم ہیں، انہوں نے ایک ایسی سڑک بنانے کی کوشش کی ہے جس میں ایسا مٹیریل یوز کیا ہے جو پانی جذب کر کے بآسانی نکاسی کر دیتا ہے. اس سے قبل بھی یہ جناب باخبر سویرا کے مہمان بن چکے ہیں، اور انہوں نے نینو لائٹ ویٹ اینٹ تیار کی تھی جس کا وزن انتہائی کم یعنی 200 گرام تھا، اور یہ فائر اور زلزلہ پروف بھی تھی. یعنی ایسے نئے نئے آئیڈیاز یہ لے کر ہمارے سیٹ کا حصہ بنتے رہے ہیں. اوکے جی، تو ابھی جو ہے اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد مومن. مومن، بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. بھائی پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ ہر وقت آپ سڑکوں کی تزئین و آرائش اور تعمیر ہی کرتے رہتے ہیں، تعلیم پہ بھی کچھ توجہ دیتے ہیں، یا صرف یہی کام کر رہے ہیں آپ آج کل؟ نہیں، میں تعلیم میں بالکل دیتا ہوں توجہ ضرور. اچھا، کیونکہ میں پری میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہوں. اچھا، میں پری میڈیکل پاس آؤٹ کر لیا اب ماشاء اللہ، اور انشاءاللہ we'll be going for further studies artificial intelligence میں انشاءاللہ. اچھا بھائی، tell us more about this new design of yours. یہ جو آپ نے سڑک بنائی ہے، روڈ بنائی ہے، یہ کیا ہے؟ How does it work? بیسکلی میرا کنسرن تھا آل اوور دا پاکستان. آپ دیکھ سکتے ہیں کراچی فرام سچنگ ٹو اسلام آباد، جتنے بھی یہاں پہ پاکستان کے اندر سڑکیں ہیں ان کے اوپر کافی بڑا مسئلہ تھا، کافی بڑا ایشو تھا لوکل ایڈمنسٹریشن کے لحاظ سے بھی اور لوکل پبلک کے لحاظ سے بھی، کہ یہاں پر جو سڑکوں پہ پانی جمع ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے لوکل لوگوں کو بہت مسئلہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ٹرانسپورٹ ہے ون آف دا میجر سورسز آف ٹریڈ ہے، جس سے ہماری لوکل اکانومی بھی کافی افیکٹ ہوتی ہے اور کافی بڑا حصہ ہے. دوسرے جیسے ڈاکٹر شکیل صاحب نے بھی کہا کہ واٹر ٹیبل لیول کافی جو ہے ہمارا لو ہو رہا ہے پاکستان کا، اس کے سے ہماری فارمنگ پہ ون آف دا میجر ہماری سورسز آف انکم ہے پاکستان کی، ایک بڑا ٹریڈ کا حصہ ہے ہماری، وہ بہت کم ہوتی ہے ڈیو ٹو واٹر ٹیبل جو ہمارا ڈیکریز ہو رہا ہے. تو اس چیز کا فائدہ کیا ہوگا کہ جتنے بھی ہمارے جیسے اسکول ہو گئے، جتنے بھی ہمارے نمازی لوگ ہوتے ہیں جو اس چیز سے بہت تنگ، جو گٹر کے پانی سے بہت تنگ ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے دس از اے ویری پلس پوائنٹ. اور مزید اس میں کافی امپرومنٹ انشاءاللہ میں لا رہا ہوں، اور میری کوشش ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی گورنمنٹ لیول پہ جو لوگ ہیں وہ میں چاہتا ہوں کہ اس چیز کو پاکستان میں امپلیمنٹ کریں، اور انشاءاللہ پاکستان کے اندر ایک بہتر چیز ہے تاکہ اس سے امپرومنٹ کافی آ سکتی ہے پاکستان کے اندر، اس کو لے کے آئیں. اچھا مومن، یہ کہے گا کہ یہ آئیڈیا کہاں سے کنسیو کیا؟ باقی ممالک میں بھی اس پہ کام ہو چکا ہے، وہاں سے یہ آئیڈیا آیا یا پھر آپ نے خود سے سوچا ہے کہ اس پہ کام ہونا چاہیے؟ یورپ کے اندر ہم کافی دیکھتے ہیں سڑکیں، اس کے اندر کافی جگہوں پر یورپ میں یہ چیز استعمال کی جاتی ہے، بٹ پاکستان کے اندر آج تک یہ چیز استعمال نہیں کی گئی تھی. اور اس کا جو فارمولا بنایا گیا ہے وہ اسپیشل پاکستان میں بنایا گیا ہے، وہ یورپ کے فارمولا کی طرح نہیں ہے. اٹس اسپیشلی ڈیزائن بائی می. اس کے اندر کچھ کیمیکل ایڈیٹیوز ڈلتے ہوتے ہیں، کچھ ایڈمکسچرز ہوتے ہیں، وہ بنا کر ایک پراپر ریسیپی سے تیار کیا جاتا ہے. تو اچھا ایک چکر یہ دیکھیں پاکستان میں اور شہر قائد اگر کراچی کی بات کریں، یہاں پر یہ بڑے مسئلے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پانی بہت آتا ہے، جس طرح سے آمدن نے شروع میں کہا، اور سیوریج کا پانی کے تو بے بہا اس کی سپلائی ہے، اس کے اندر یہ کتنی وائبل ہوگی. دوسرا یہ کہ اسلام آباد کی سڑکیں آپ نے دیکھی ہوئی ہیں تو وہ سلوپ میں اس طرح سے بنتی ہیں، سینٹر سے تھوڑی سی اٹھی ہوتی ہیں، سائڈز میں ان کا باقاعدہ ڈرینیج کا نظام ہے. یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہ جو آپ نے سسٹم بنایا ہے یہ یہاں پر استعمال ہو سکتا ہے کراچی میں اگر بالخصوص بات کی جائے؟ پاسبل ہے ایسا؟ جی بالکل پاسبل ہے. اصل میں اس کا جو انفراسٹرکچر ڈیزائن کیا جاتا ہے، نہیں یہ بیسکلی اس کا واٹر ابزارپشن لیول بہت زیادہ ہوتا ہے، مطلب کافی زیادہ ہوتا ہے. اس کا جو ڈیزائن بھی ہوتا ہے وہ بھی ایسے کر کے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو ہم بناتے ہیں نیچے اس کا واٹر ٹیبل جو بناتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو پانی کا فلو ہوتا ہے دونوں سائڈ سے، اندر کی سائڈ سے چلا جاتا ہے سائڈس پہ، اور اس کے بعد جو اس کے چینلز بنتے تھے واٹر چینل، اس کے اندر سوائل ریچارج ہو جاتا ہے. بیسکلی کہ آپ کو جو واٹر ٹیبل لیول ہے، ہم رین واٹر ہارویسٹنگ بھی اسے کہہ سکتے ہیں، کہ ہم رین واٹر کو ضائع نہیں ہونے دے رہے. جتنا بھی روڈ کے اوپر گرے گا یا جتنا بھی ہمارا ڈرینیج سے باہر نکلتا ہے وہ واپس سوائل میں ابزارب ہو جاتا ہے اور واٹر ٹیبل لیول کو انکریز کرتا ہے. چلیں جی، اور ظاہر ہے کہ یہاں پر کہیں بھی ہو سکتی ہے. دیر آر سو مینی لیولس ٹو دس، کیونکہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے یہاں سڑکیں بنتی ہیں تو اس کے اوپر ٹھیکیدار کا بھی ایک بڑا حصہ ہوتا ہے، اس کے اندر کھانچے بھی ہوتے ہیں، جس کے بعد ایک ہی بارش کے بعد سڑکیں نظر نہیں آتی. تو یہ باقاعدہ طور پر یہ بتائیں کہ یہ بنائی جا سکتی ہے، کاسٹ افیکٹو ہے یا کافی ایکسپینسو ہے؟
ये कॉस्ट के लिहाज से नॉर्मल कॉन्क्रीट सस्ती पड़ती है अच्छा, और अच्छा। ACI स्टैंडर्ड्स के ऊपर बनती है, अमेरिकन कॉन्क्रीट चलें जी। इंस्टीट्यूशन के ऊपर, और इसकी जो ECI होती है, PSI होती है। ठीक है बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद मोमिन अहमद मौजूद थे, बड़ा अच्छा जी। उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है। आप इजाजत चाहेंगे आप? हाँ जी, इजाज़त चाहेंगे और कल आपसे मुलाकात होगी 1 से 3 बजे, क्योंकि कल यौम पाकिस्तान, उसकी मुनासबत से हमारा स्पेशल शो आप देख सकेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।